नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। चुनावों का दौर है, नगर निगम और पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनाव हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इन दिनों एक नया बिजनेस, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, जिसे लोग इलेक्शन कोऑर्डिनेटर या चुनावी रणनीतिकार कहते हैं। प्रशांत किशोर का नाम तो आप सब ने सुना होगा। प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा के सलाहकार थे। हाल ही में वो ममता बनर्जी के सलाहकार थे। कभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी सलाहकार रहे हैं और राहुल गांधी को भी उन्होंने चुनाव लड़वाया है। अभी फिर चर्चा थी कि वे कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार बनने वाले हैं, लेकिन बहरहाल बात जमी नहीं। लेकिन ये कोई नया बिजनेस या नया काम नहीं है। चुनाव रणनीति बनाने का प्रचलन तब से है जब से चुनाव शुरू है। और अगर मैं ये बात करूं कि इंदौर में भी एक ऐसे पुराने चुनाव रणनीतिकार हैं जो प्रशांत किशोर के पैदा होने से पहले चुनाव में रणनीतियां बनाते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे और चुनाव कैसा लड़ा जाना चाहिए इसकी तैयारियां कई महीनों पहले शुरू कर देते थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चुनावी रणनीतिकार का नाम है निर्मल कासलीवाल। निर्मल जी मूलतः बैंक ऑफिसर रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में नौकरी की है, अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक अभिरुचि के कारण और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी से बहुत ही आत्मीय और नज़दीकी संबंध होने के कारण वे चुनावी राजनीति में दखल देने लगे। और सेठी जी उन्हें अपने दामाद अशोक पाठनी के साथ चुनावी रणनीति और चुनावी तैयारी करने की जिम्मेदारी चुनाव शुरू होने के लगभग 6 महीने पहले दे दिया करते थे। तब कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना नहीं था, सारे काम मैनुअल हुआ करते थे और निर्मल कासलीवाल भी उसको उसी अंदाज अंजाम दिया करते थे। लेकिन अब ज़माना कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, तो निर्मल जी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है और वो अनेक राजनेताओं को अपनी चुनावी सेवाएं वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने अशोक शुक्ला के लिए चुनाव रणनीति का काम किया है, रामलाल यादव भल्लू उस्ताद के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया है। और एक बड़ी सफलता उन्हें उस वक्त मिली थी जब उन्होंने नौसिखिया चंद्रप्रभा शेखर को दिग्गज सत्यनारायण सत्तन के सामने चुनाव लड़वा कर विजयी बनाया था और चंद्रशेखर व्यास उस वक्त चुनाव बने थे। निर्मल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। निर्मल जी, ये आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं उसकी आप किस तरह से रणनीति बनाते हैं? प्रतीक भाई, चुनाव को अगर प्लानिंग किया जाए तो 50% चुनाव प्लानिंग की पहले तैयारी की जा सकती है। चुनाव की रणनीति में उतरने के पूर्व, चुनाव मैदान में उतरने के पहले अगर उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है तो कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो पहले किए जा सकते हैं। उसमें विशेष रूप से जो मैंने अपना दिमाग बनाया है वो ये है कि पहले बनाना चाहिए पेपर प्लान, प्रतीक भाई। फिर होता है फील्ड प्लान। फील्ड प्लान के बाद में होता है फाइनेंस प्लान। फाइनेंस प्लान के बाद होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद में तो सिलेक्शन ऑफ द पर्सन। अगर सिलेक्शन व्यक्ति का सही हुआ तो हमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। सिलेक्शन का मतलब ये है कि उम्मीदवार का नहीं, जो आपकी जो काम करने वाली टीम है उसका सिलेक्शन। काम करने वाली टीम के कि भाई हमने किसको क्या काम जिम्मे किया है। अगर वो सिलेक्शन सही है तो निश्चित रूप से सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट। सब 6 महीने पहले अगर आपने प्लान किया तो हमें क्या करना है, 3 महीने 4 महीने बाद क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, टिकट मिलता है तो क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा भी सोचना है कि अगर ये प्लानिंग बना करके टिकट के लिए अप्लाई करे कोई उम्मीदवार तो उसको टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा मेरा सोच है। तो इस तरीके से उसके बाद होता है फीडबैक। जब तक हमने जिसका सिलेक्शन किया है उसका फीडबैक हमको ना मिले इलेक्शन के पहले, तब तक हम उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी को भी अगर जुम्मे किया है तो उसने क्या रिजल्ट दिया है ये हमें नॉलेज में आना चाहिए इलेक्शन के पहले। मतलब अगर मैं एग्जांपल के दूं कि बाढ़ के पहले बांध बांधना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। नहीं, पर आप ये बताइए कि ये संभव, आज मतदाता सूची का बहुत बड़ा काम रहता है। जब चुनाव उम्मीदवार होता है, जब उसका नाम लगता है कि उसको टिकट मिलने वाला है, तब वो कलेक्टर से मतदाता सूची निकालता है। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या मतदाता सूची का 2-3 महीने पहले अध्ययन हो जाना चाहिए? और मतदाता सूची चुनाव नतीजों को किस हद तक प्रभावित करती है? मतदाता सूची के पहले अब पेपर प्लान के अंदर क्या क्या होता है, जिस जगह लड़ रहे हैं उसका नक्शा क्या है, उसका परिसीमन क्या है,
वहाँ के कार्यकर्ताओं की सूची क्या है, वहाँ के पदाधिकारी की सूची क्या है, हमारे विपक्ष के लोगों की भूमिका क्या है, उस क्षेत्र के अंदर कितने माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है चुनाव के पहले हम तैयार कर लेते हैं पेपर प्लान पे। जब मतदाता सूची का प्रकाशन तो चुनाव के 2 महीने 1.5 महीने पहले होगा सर, तो वो 2 महीने बाद जब मतदाता सूची आती है तो हर मतदान केंद्र के अनुसार, एरिया के अनुसार उसका सेक्टर विभाजन किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्लान को करने के पहले हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना चाहिए, और सेक्टर विभाजन कैसे होता है वो उसका भी एक सिस्टम है। वो सब चीज़ें बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है। सेक्टर विभाजन के बाद में सेक्टर इंचार्ज कौन है उसका सिलेक्शन करना, चुनाव संचालक का सिलेक्शन करना। इसमें एक बात और है, वर्तमान में पार्टी के पदाधिकारियों की जो वर्तमान स्थिति है, संभवतः वो आवश्यक नहीं है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो। वो पदाधिकारी बड़ा वरिष्ठ हो सकता है, पर उसमें एक्सपर्ट हो आवश्यकता नहीं है। तो हमें संचालक में या सेक्टर इंचार्ज में जब सिलेक्शन करें तो पदाधिकारी के साथ साथ में उस व्यक्तियों का भी सिलेक्शन करें जो उस चीज़ में निपुण हो। इस तरीके से अगर हमने सिस्टम से काम किया तो जीतने का प्रतिशत बढ़ जाता है। देखिए, मतदाता सूची का मेरा अनुभव ये है कि जब हम मतदाता सूची का आकलन करते हैं तो कई बार उन लोगों के भी नाम रहते हैं जो क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, शादी हो जाती है, मर जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, या उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चले जाते हैं, और सत्ताधारी दल इन लोगों के नाम का फ़ायदा उठाकर 9 बजे तक पहले इनकी फर्जी वोटिंग करा देता है, या प्रभावशाली उम्मीदवार जो भी होता है, दबंग उम्मीदवार जो भी होता है, वो 9 बजे तक जो है, 8 बजे तक जो है, ये सबसे पहली फुर्सत में ये लोगों के वोट डल जाते हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है रणनीति का? प्रतीक भाई, ये जो इलेक्शन की मतदाता सूची होती है इसको हम एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद में हर मतदान केंद्र के अंदर जितनों की डेथ हुई है, जितनों के ट्रांसफ़र हुए हैं, जितनों की मैरिज हुई है और जितने डुप्लीकेट वोट हैं, हम उसको सॉर्टिंग कर देते हैं। जब ये पूरी सॉर्टिंग मतदान केंद्र की हो जाती है तो एक भी वोट डुप्लीकेट मतलब बोगस नहीं डल सकता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अब जो स्थिति है, फोटो के साथ में 3-3, 4-4 पार्टी के वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, पर मैं तो जब इतनी फिल्टर कर लेता हूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ मैं प्लानिंग करता हूँ या जहाँ पर मेरी भूमिका होती है वहाँ पर एक भी वोट बोगस इसलिए नहीं डल सकता है कि हर मतदान केंद्र के अंदर जितनों की मैरिज हुई है, जितनों की ट्रांसफर हुई, उसकी मतदाता सूची निकाल लेते हैं हम, और जब मतदाता सूची निकल जाती है तो फिर उसके बाद में कोई भी आदमी उसको बोगस नहीं डाल पाएगा। तो क्या इसके अलावा आप ये बताइए, आपने कहा एक पेपर प्लान आपने बनाया और आपने जिक्र किया था कि एक फाइनेंस प्लान भी हम बनाते हैं। ये फाइनेंस प्लान क्या है? ये तो उम्मीदवार को पता ही कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे ही होंगे। फाइनेंस प्लान का मतलब ये होता है कि उम्मीदवार को जब टिकट मिलता है तो कुछ लोग तो सक्षम होते हैं जिनको स्वयं को अपने पास से खर्च करना है। कुछ लोग जब आप चुनाव लड़ते हैं उसके पहले उसको लिस्ट बना लेना चाहिए कि अगर मेरे को चुनाव लड़ना है और उसमें इतना खर्च होगा तो हम उस मनी को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ससुराल वालों से लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, या किसी अफसर को थ्रेटिंग करके लेंगे। ये जो वर्तमान क्या इस तरह थ्रेटिंग से पैसा आता है? सब है। वर्तमान की राजनीति के अंदर ये सब होता है और ये होता आया है, ऐसा मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। और पार्टी भी चंदा देती है, पार्टी भी सहयोग करती है? पार्टी भी सहयोग करती है, पर पार्टी बहुत नॉमिनल सहयोग करती है, बहुत नॉमिनल, और वो नॉमिनल सहयोग से इलेक्शन नहीं होता है, बहुत सामान्य सा योगदान उनका रहता है। पहले उस जमाने के अंदर तो ये पैसा इकट्ठा करना और उसको सही तरीके से खर्च करना, इसके लिए क्या रणनीति बनाते हैं आप? अब सवाल ये है कि जब पेपर प्लान बन जाता है और हमारे मतदान केंद्र का और सेक्टर का जब प्लान बन जाता है तो हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ पर कौन सा क्षेत्र किस तरीके का है। सपोज करो शहरी इलाका है और वो अगर मानो अग्रवाल व्यापारी वर्ग का इलाका है तो हमारा खर्चा कम होगा, पर जहाँ पर छोटा तबका है, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर तो चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की होती है सर, सब डिटेल यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। नहीं, शाम को दारू बांटना पड़ती है साहब। सर मैंने बात सुना, और नॉनवेज उनको पहुँचाना पड़ता है, खाना पहुँचाना पड़ता है, बर्तन पहुँचाने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिकाऊ है। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता सर, मैं बताता हूँ ये चुनाव का चरित्र है जो आपने बोला है, और इन सब चरित्रों के साथ चुनाव लड़ना है। तो हम क्या करते हैं, उन सब बस्तियों की भी पूरी स्टडी करके पहले प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। फिर एक एक क्षेत्र के बस्ती के अंदर कई तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो गुंडे भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं, जातिगत भी होते हैं। अब सवाल है कि संचालन करने वाला व्यक्ति के पास में ये विजन होना चाहिए कि हमें किसका सिलेक्शन करना और कैसे करना। दूसरी बात है, चुनाव को 3 टायर सिस्टम चलते हैं हम, 3 टायर सिस्टम या 3 स्टेज पे। पहला तो ये कि जब हमको जब चुनाव लड़ना होता है तो जो परिवार का व्यक्ति है उसको जो भी हमने सेक्टर बनाया है, संचालन बनाया है, हमको उसका चयन करना चाहिए।
उसके बाद जब टिकट हो जाता है तो जिस पार्टी से टिकट मिला है उस पार्टी के जो प्रमुख है उनको हमें चुनाव संचालक बनाना चाहिए। तीसरा ये होता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे रिश्तेदार मित्र वर्ग पूरे इंदौर शहर से बाहर सब आ जाते हैं, तो उनको फिर हम हर उसी सेक्टर में बांट देते हैं। लेकिन जो 2 लोग हैं पार्टी को छोड़ करके, उनका काम अगर पार्टी के लोग नहीं काम करते हैं तो फिर हमको फीडबैक मिलता है, तो हम उनके माध्यम से उस क्षेत्र को कवर करते हैं ताकि किसी प्रकार का पार्टी के लोग सेबोटेज ना कर पाए। ये 3 टायर सिस्टम से हम चुनाव लड़ते हैं। नहीं, पर कई बार पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हो जाते हैं, मैं एक नेताजी का नाम नहीं लूंगा, उनके परिवार के और उनके भाई और भाइयों के बच्चे पूरा चुनाव संचालन करते थे, तो कई कार्यकर्ता शिकायत करते थे कि भैया वही लोग कर रहे हैं, हमारे को तो कोई मौका ही नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं। और वो जब हम उनसे फीडबैक लेते थे उन भाई और भतीजों से, तो उनका कहना था कि इनको सबको से पैसे चाहिए, काम करना नहीं है, किसी को सब पैसे मांगते हैं। मैं जैसे ही क्षेत्र में होता हूँ, कोई कहता 10,000 दे दो, कोई कहता 5,000 दे दो। ये मैनेजमेंट कैसे होगा? प्रदीप भाई, मैं जहाँ प्लान करता हूँ वहाँ पर जो 2nd और 3rd नंबर की टीम है उनके नाम का उल्लेख कहीं नहीं होता है। ये सब हमको पर्दे के पीछे से करना होता है। ये स्वाभाविक बात है कि मेरे वार्ड में अगर मेरा क्षेत्र है और वहाँ पर अगर कोई दूसरा आकर के वहाँ पर करेगा तो नेचुरली मुझे पसंद नहीं आएगा। ये नेचुरल है, ये यही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। हम जो टीम बनाते हैं उनका काम, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, लेकिन जब हम फाइल बनाते हैं तो उनको ही फाइल देते हैं ताकि वो स्टडी कर सकते हैं कि उस क्षेत्र की पोजीशन क्या है। वो स्टडी करने के बाद में खाली उनको फीडबैक देना है कि भाई यहाँ स्थिति ये तो आप जो बता रहे हैं ना साहब, ये तो एक क्लेरिकल सिस्टम बता रहे हैं, आप नौकरशाही वाला सिस्टम बता रहे हैं। चुनावी राजनीति में मुद्दे, नारे, इक्वेशन, ये भी महत्वपूर्ण होती है, इसमें भी आप काम करते हैं? देखिए साहब, बहुत सारे फील्ड हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या किसी प्रकार की आपकी जो भी सोशल मीडिया हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको होता है। जनसंपर्क में होता है, ढोल धमाके के साथ में जुलूस भी होता है, उसके बाद साइकिल रैली भी होती है, स्कूटर रैली भी होती है, सब होती है। मेरा सोचना वर्तमान में ये है कि कितनी भी सभा आप कर लीजिए, कितनी भी जुलूस आप निकाल लीजिए, लेकिन मतदाताओं पे इफेक्ट उसका प्रतिशत बहुत कम है। अब हमको मेन टू मेन अगर हमने कांटेक्ट करने का प्रयास किया और वो प्लान अगर किया है और वो उसमें अगर हम सफल होते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, पर एक पॉलिटिक्स, जैसे प्रशांत किशोर की आज बड़ी चर्चा होती है, उन्हें दुनिया का और भारत का बड़ा चुनावी रणनीतिकार बनाया जाता है। ममता को उन्होंने जिताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने जिताया, नीतीश कुमार को उन्होंने जिताया, 2014 में नरेंद्र मोदी को उन्होंने जिताया, राहुल गांधी को नहीं जिता पाई, ये अलग बात है। लेकिन वो इशूज़ खड़ा करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि चाय वाला, मैं चाय वाला ही हूँ, चाय पे चर्चा, इशू खड़ा किया, खाट पे चर्चा, इशू खड़ा किया। तो ममता बनर्जी का उन्होंने कहा खेला होगा, ये इशू उन्होंने खड़ा किया। क्या आपने भल्लू यादव का चुनाव किया, आपने चंद्रशेखर व्यास का किया, आपने अशोक शुक्ला का किया, सेठी जी का किया, तो क्या इस तरह का आप कोई चुनावी मुद्दा, नारा, स्लोगन तैयार करते हैं? जिस समय जिस व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा है वहाँ की स्थिति क्या है उसको देख करके जो भी उचित होता है उस तरह का प्लानिंग करते हैं, और उस समय में उसको हम सोशल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देते हैं। अब कितना कारागार होता है, क्या होता है, वो तो रिजल्ट आने पर मालूम पड़ता है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब इलेक्शन होगा तो इस प्रकार के स्लोगन जिससे मतदाता हमारे पक्ष में उनका विचार बने और हमारे मत पे पक्ष पड़े। मुझे ये बात पता चला कि आप जो जिस तरह की चुनावी रणनीतियाँ बनाते हैं और कई लोगों को जो आपने रणनीतियाँ बनाई हैं ज़्यादातर ये कांग्रेसी ही हैं, इसमें कोई भी भाजपा वाला नाम नहीं है, तो ये रणनीति आप निःशुल्क बनाते हैं, तो ये इसकी वजह क्या, आप इसको प्रोफेशनल के तौर पे क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? एक्चुअली क्या है, ये मेरा रुचि का सब्जेक्ट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के बाद में मैं राजनीति के किसी हिस्से में भाग नहीं लेता हूँ, न किसी सभा में जाता हूँ, न किसी जुलूस में जाता हूँ, न किसी को मंच में जाता हूँ। और अभी भी जब अगर मैं कहीं प्लानिंग करता भी हूँ और कोई मीडिया वाले आते भी हैं तो मैं अपने आप को दूर कर लेता हूँ। मेरा जो जीवन है वो सामाजिक, शैक्षणिक और पारिवारिक है। मेरी बचपन से रुचि यही रही है और उसी में जीवन मेरा पूरा निकलेगा। किंतु राजनीति में सेठी जी और अशोक पाटनी जी की वजह से मैं इतना ट्रेंड हुआ हूँ, तो एक रुचि के सब्जेक्ट वैसे मैं इसमें जुड़ा हूँ। दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के उम्मीदवार में सफलता हो उसके लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ, जितने बार मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। आप उनकी मदद करते हैं, कांग्रेसियों की मदद? और फिलहाल पिछले 20-25 सालों में तो इंदौर में कांग्रेसियों को आपकी मदद का लाभ मिल नहीं रहा है। लाभ मिलना नहीं मिलना जुदा बात है सर। प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद में उसको एग्जीक्यूशन करना, पेपर प्लान बनाना बात अलग है, पेपर प्लान को चलाना कैसे ये बात अलग है। जिस उम्मीदवार के साथ में हमने किया है उसने उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। उम्मीदवार कैसा है, उम्मीदवार का सामाजिक स्टेटस क्या है,
उम्मीदवार की पोजीशन क्या क्षेत्र में, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है, उस पर जीत हार होती है। प्लानिंग बनाने वाले से जीत हार होगी ऐसा भ्रम न तो अपने किशोर जी का नाम लिया, न वो कर सकते हैं कि वो जीतेंगे, वो अगर करेंगे जीतेंगे, ये तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, और न मेरे करने से होने वाला है। योजना बनाने से कम समय में, कम खर्च में, कम एनर्जी के अंदर रिजल्ट मिलता है। आपने बहुत सारे लोगों के लिए योजना बनाई, सेठी जी से लेकर संजय शुक्ला तक के लिए आप काम कर रहे हैं। कौन सा नेता ऐसा लगा जो बहुत सिस्टमेटिक चुनाव लड़ता था, जिसके प्लानिंग साफ होती थी, जिसका चुनाव लड़ने का तरीका बहुत ही आपको प्रभावित करने वाला था? उसका नाम है अशोक शुक्ला। अशोक शुक्ला के यहाँ चुनाव के अंदर जो टीम थी हमारी, वो सब बुद्धिमान टीम और एक अच्छी टीम, सक्षम टीम थी। तो उनके चुनाव में जब मैंने काम किया तो मुझे हर जगह पे बहुत ज़्यादा जो हमने प्लान किया उसको हमको फील्ड में एग्जीक्यूशन करने के अंदर बहुत सुविधा हुई, और उसके परिणाम भी हमको मिले। जब उन्होंने भंवर सिंह शेखावत को चुनाव हाँ हराया, जी। वो हाईकोर्ट के एडवोकेट थे, बड़े भारी क्रिमिनल वकील थे, उनके पिताजी भी महापौर रहे, तो वो पुराना राजनीतिक परिवार था। तो और इसके अलावा किस नेता का चुनाव आपको लगा कि कितना ही समझा दो, कितना ही प्लानिंग बना दो, मगर वो बिखरा बिखरा अपने अंदाज में ही चल होता है? नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे भी मिले कि जिनको अपन ने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन चूंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि पेपर प्लान क्या होता है, वो अपने अंदाज में चुनाव लड़ते तो हैं। उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हालांकि वो जीत भी जाते हैं। वो एक बात अलग है, जब दो व्यक्ति हैं तो एक हारेगा जीतेगा। अब ये उसका लक्ष्य है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसका इतना बैड लग गया कि उसको जीत नहीं सकता वो। अब उसने जो जीता है वो ये समझ रहा है कि मैंने अकल से चुनाव लड़ लिया है। ये बात एक अलग है सर। इसलिए इसमें जीतने का जो बात है, आप जब सेठी जी के लिए या चंद्रशेखर व्यास के लिए जब चुनाव करते थे, उस समय के चुनावी खर्चे में, उस समय के चुनाव लड़ने के तरीके में और आज के तरीके में क्या अंतर महसूस करते हैं? जमीन आसमान का अंतर है सर। उस समय कार्यकर्ता फील्ड में काम करता था, अब कार्यकर्ता जो है हवाबाजी करता है। हवाबाजी के अलावा पेपर की छपास और अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा के अलावा उसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में जो अनुभव मैं कर रहा हूँ ये है, कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को, दूसरी बात है गली गली में कार्यकर्ता नहीं हो गए, लीडर्स बहुत हो गए। अब वो लीडर्स की जो महत्वाकांक्षा है, ये कोई कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, हर पार्टी में 100 में से 90 नेता हैं, 10 कार्यकर्ता हैं। ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको कैसे सफलता प्राप्त करना, वही प्लान तो मैं करता हूँ सर, वही मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। मैंने पहले के कार्यकर्ता, मुझे पुराने नेता बताते हैं, रायन धारकर जी से कई बार मेरी चर्चा हुई, कभी गोकुलदास जी भूतड़ा से चर्चा हुई, दादा से, वो बताते थे कि पुराने का कार्यकर्ता ऐसा होता था, घर से खाना खा के निकलता था, फिर घर जाके खाना खाता था, या अपने घर से रोटी बना के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में जाता था। वो उम्मीदवार से ये अपेक्षा नहीं करता था कि मुझे ये कुछ खरा। लेकिन अब आजकल का कार्यकर्ता तो जब तक कार में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल न डल जाए, शाम को उसको बियर और तंदूरी चिकन न मिल जाए, तब तो काम नहीं करना चाहता। सर, सेठी जी के चुनाव के अंदर उन्होंने जितने चुनाव लड़े, उनके मेन कार्यालय के अंदर कभी भी सेव परमल और चाय के अलावा कुछ नहीं रहा। चाहे वो विधायक लेवल का व्यक्ति हो, विधानसभा का इंचार्ज हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का इंचार्ज हो, जो भी आएगा उसको सिर्फ। और सेठी जी मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, बहुत कद्दावर नेता थे, चाहते तो बढ़िया खाना भी खिला सकते थे, जैसे आजकल के उम्मीदवार खिला रहे हैं। उनके व्यक्तित्व को तो वर्तमान की राजनीति के अंदर अपन तोल ही नहीं सकते किसी से। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली रही है, उनकी जो हानेस्टी रही है, ऐसा भी मौका आया कि जब सेठी जी के अगेंस्ट जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो जब सामने आए तो सेठी जी उनसे गले मिले, और जब वो थोड़ी दूरी पे थे तो वो जाकर के जीप से उतर करके उनसे मिलने के लिए गए। ये उस समय के राजनेताओं का व्यक्तित्व था, चरित्र था, सोच था। वर्तमान में ये सब चीज़ों से बहुत अलग। पर क्या आपको लगता है पहले के कार्यकर्ता और अब के कार्यकर्ता में समर्पण का कोई अभाव दिख रहा है, और अब के कार्यकर्ता प्रोफेशनल्स हो गए हैं, उन्हें मालूम है कि ये नेता पार्षद बनने के बाद, विधायक बनने के बाद करोड़ों कमाएगा, इसलिए इससे जितना ले लिया जाए ले लेना चाहिए? सर, अब इतनी डिटेल के अंदर तो, क्योंकि मैं तो चुनाव के बाद में बाहर हो जाता हूँ, मेरे को उसके बाद तो रहता हूँ कि वो कितना कमा रहा है और कितना दे रहा है। मैं तो चुनाव की ये बनाने के बाद में उनको जहाँ तक होता है रिजल्ट आने तक, दूसरा टिकट कैसे मिले से लेकर के, पोलिंग बूथ को ट्रेनिंग से लेकर के, काउंटिंग एजेंट तक को ट्रेनिंग दे करके, और उसका आखिरी में जुलूस कैसे निकले उसकी पूरी प्लानिंग बना करके रख देता हूँ, समझा देता हूँ। उम्मीदवार को फॉलो करने का करता भी है वो, पर कितने % में करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर निर्णय तो उसी का ही होगा।
पर मुझे कहते हुए खुशी है कि जिन जिन का आप किया। फीडबैक सिस्टम कैसे डेवलप करते थे? आपने कहा कि फीडबैक भी लेना चाहिए, हाँ, बराबर है। कि किस मोहल्ले में कैसा काम चल रहा है, किस वार्ड में क्या काम चल रहा है, किस विधानसभा में भीतर का हाथ हो रहा है, सेबोटेज हो रहा है। ये फीडबैक सिस्टम कैसे डेवलप फीडबैक करते सिस्टम हैं? हमने क्या करा है कि अभी जो वर्तमान में हमने प्लान कर रहे हैं किसी वार्ड का, उसमें क्या हुआ है, सेक्टर बना दिया अलग अलग, उस सेक्टर को इंचार्ज बना दिया और उस सेक्टर के साथ में जो कार्यकर्ता की सूची उस मतदान केंद्र की वो दे दी हमने। उनको कहा कि भाई मतदाता सूची आपको चेक करना है और आपको 2 दिन में देनी है, बराबर है। और उसमें जितने डेथ हुए ट्रांसफर उसको मार्किंग करना है। अगर उसे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में भी अगर वो नहीं दे पा रहा है तो हमको इस समझ में आ जाता है कि हमको उस जगह साइलेंट हो जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को जोड़ देना चाहिए। फीडबैक मिल गया। अब सेक्टर इंचार्ज की प्रॉब्लम है या वार्ड इंचार्ज, मतदान केंद्र के इंचार्ज की प्रॉब्लम है, वो फीडबैक अगर हमको मिल जाए 10 दिन पहले तो हम उसको हटाते तो नहीं है, क्योंकि हटाएंगे तो विरोध पैदा होगा। हम साइलेंट हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को डेपुट कर देते हैं। ये फीडबैक सिस्टम होता है और ये फीडबैक सिस्टम इलेक्शन के 10 दिन पहले तक कर लेते हैं हम, जहाँ मैं करता हूँ प्रयास। तो वो 10 दिन पहले होने के बाद में क्या होता है कि हमको मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति सक्षम है कि नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे चीज़ें, कलेक्टर से और चुनाव के प्रमुख कार्यालय से संपर्क वाला एक व्यक्ति होता है, सामग्री देने वाला व्यक्ति का डिपार्टमेंट अलग होता है, कंप्यूटर और ऑपरेटर प्रिंट मीडिया का डिपार्टमेंट अलग होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अलग अलग इस चुनाव की वो नहीं, है। पर आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका भी एक महत्व है। इसके लिए भी क्या करते हैं आप? यह पुराने ज़माने में तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यूज़ कैसे करना, ये भी एक तरीका है। व्हाट्सअप में मेरे पास अभी 4 वार्ड के इतने व्हाट्सअप आ गए, कम से कम 1,000 व्हाट्सअप आ गए। अगर वो ज़रा सा हाथ जोड़ रहे हैं तो व्हाट्सअप डाल रहे हैं, इतने व्हाट्सअप आ गए, तो मैंने तो उसको ग्रुप से निकल गया। तो सोशल मीडिया का यूज़ भी कैसे करना, कब करना और कितना करना, ये भी उसकी योजना है। फिर इलेक्शन को लड़ने के लिए सर प्लानिंग के अंदर फर्स्ट जो हमारा हिस्सा होता है उसके अंदर हमें थोड़ा फास्ट चलना होता है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है उसके अंदर हम स्लो बाय स्लो इलेक्शन के मोड तक पहुंचते हैं और आखिरी का जो हिस्सा होता है उस समय हम उसको पूरी ताकत से उस समय फर्राटा दौड़ना पड़ता है। फर्राटा होता है। और जो शुरू से तेज दौड़ता है और आखिरी तक तेज दौड़ने का प्रयास करता है उसमें सफलता की संभावना कम हो जाती है। वो मैराथन वाला सिस्टम है। यस सर। पहले धीरे दौड़ो और आखिरी में तेज दौड़ो। राइट सर। पर सर एक बात और है कि भारतीय राजनीति में, आप भले माने ना माने, बाहुबलियों का, गुंडों का, बदमाशों का भी दखल है, जातिगत नेताओं का भी दखल है और करप्ट स्टाइल्स जो हैं उनका भी दखल है कि बर्तन बांट दो, साड़ियाँ बांट दो, पैसे दे दो, कंबल दे दो, दारू दे दो। तो ये क्या चुनाव रणनीति जब आप बनाते तो इस तरह का भी कुछ इस फील्ड पर भी आप ध्यान देते हैं कि कहाँ कौन सा गुंडा है जिसको सेट करना पड़ेगा, कहाँ कौन सा जाति समुदाय, यादवों का, ठाकुरों का, ब्राह्मणों का नेता है जिसको मानना पड़ेगा, और ये बाकी लोग हैं जिनको शराब पहुँचाना पड़ेगी, कंबल पहुँचाना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेंगे? नहीं, ये सब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। ये प्लानिंग का पार्ट है और ये वर्तमान के चुनाव का चरित्र है, इसलिए सब चीज़ों को हमको इंटरफेयर करना होता है। अब उसका भी प्लान बनता है, पेपर प्लान, कि हमको कब करना और कैसे करना है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि अभी जो वोट मिलते हैं वो 30 के 3 आधार हैं सर। पहला है सामाजिक और धर्म के आधार पर, और मैं वर्तमान में अभी जो चुनाव हो रहे हैं पार्षदों के उसमें वोट देने में सामाजिक और धर्म पहला, दूसरा है आपका व्यक्तिगत संपर्क, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ, और तीसरा है पार्टी की पॉलिसी और पार्टी के प्रति श्रद्धा। 3 आधार पे वोट मिलते हैं। पार्षद का में अगर पार्टी, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, अगर व्यक्तिगत संबंध है तो वो टिकट, वो वोट उसको मिल जाता है। तो हम प्लानिंग में ये करते हैं कि हमको उसको कैसे। नहीं, अब आजकल पॉलिटिक राजनीति में ऐसी हो गई है कि जैसे जैन बहुल वाड़ा, आप जैन समाज से आते हैं, अब तिलक नगर क्षेत्र है तो वहाँ जैन को टिकट दे देंगे। जैन बाहुल इलाका है, अगर वो है तो अग्रवाल को दे देंगे, बाणगंगा है तो यादव को टिकट दे देंगे, 1 नंबर क्षेत्र है तो सुदामा नगर है तो बम्मन को टिकट दे देंगे। तो राजनीतिक दल समझते हैं कि कहाँ से कहाँ किस जाति को टिकट देना चाहिए। बराबर है। उनका तो उद्देश्य ये होता है कि हमारा उम्मीदवार कैसे जीते, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। सवाल यह है कि वो जिताऊ उम्मीदवार हर पार्टी का व्यक्ति चाहेगा कि जीते, क्योंकि जब तक वो उम्मीदवार नहीं जीतेगा तो पार्टी का वर्चस्व बनेगा कैसे। इसलिए किसी भी हालत में जिताऊ उम्मीदवार का क्या रणनीति बनाते समय उम्मीदवार की जाति, उम्मीदवार का आर्थिक स्टेटस और उम्मीदवार की सामाजिक पृष्ठभूमि, कई बार गुंडे उम्मीदवार भी खड़े हो जाते हैं ना, जिनके ऊपर 10-10, 50-50 केस रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते लेकिन बिहार में तो होते हैं, यूपी में तो होते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना पड़ती है कि भाई ये इसके ऊपर हमला ही इसके चरित्र को लेकर होगा, तो उन हमलों की काट कैसे की जाए?
प्रतीक भाई, मैं तो एक बहुत छोटा लेवल का आदमी हूँ। ये स्टेट लेवल के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनके चिंतन का विषय है। पर यह बात निश्चित है कि टिकट का चयन करते वक्त में इन सब बातों को अगर पार्टी ध्यान में रखती है तो पार्टी की मजबूती स्थिति बनेगी। नहीं, कई बार पार्टी को मालूम होता है कि ये गुंडा है, ये बदमाश है, इसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, लेकिन जीत यही सकता है, तो उसको टिकट देती है पार्टी। देती है। तो फिर आप रणनीति कैसे बनाओगे, उसकी रणनीति कैसे बनेगी, वही मैं जानना चाह वो रहा भी हूँ। बन जाती है। रणनीति तो पेपर प्लान है, व्यक्ति कौन है उससे क्या लेना था। व्यक्ति को देख के थोड़ी रणनीति बनती है। रणनीति तो जिस विधानसभा से या जिस क्षेत्र से उम्मीदवार लड़ रहा है वहाँ की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की सोशल स्थिति क्या है, वहाँ का जो भी पोजीशन है उसको देख के रणनीति बनती है। व्यक्ति कौन है उसको देख के रणनीति थोड़ी तो बनती आपके है। पास चुनाव के कितने दिन पहले से लोग आने लगते हैं मदद के लिए? 4-6 महीने पहले। मतलब भले टिकट ना मिले पर वो ये जरूर चर्चा करते हैं कि यार कास्तेवाल साहब अगर टिकट मिलेगा तो आपको हमारी मदद करना है। मैंने कहा आने दो समय, देखेंगे बन क्या करते हैं। कमिटमेंट नहीं करता किसी को भी, ये बात भी है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे तो जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं उनसे भी मेरा संपर्क है, सबसे मित्रता है, लेकिन सवाल क्या है कि कमिटमेंट नहीं करते हैं और उस समय क्या अपने को अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से अपन प्रयास करते हैं। फिर जरूरी नहीं कि सब मेरा उपयोग करें, कितना वो रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी अपनी बात को स्वीकार करेंगे ये अपने को नहीं मालूम। उसके ऊपर पर फिर निर्भर करता है कि अपन कितनी मदद कर सकते हैं उनकी। पर आपके इतने अनुभव से अगर आपको चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कि आदमी चुनाव जीत सकता है, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या खासियत होना चाहिए, अगर मैं आपसे बहुत इन शॉर्ट पूछना चाहूँ? मृदुभाषी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, पब्लिक के दुख दर्द के अंदर हमेशा सहयोगी रहे। ये 3-4 बातें ऐसी है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती, जनता को। ये अगर क्वालिटी उसमें है तो ये सब चीज़ों का रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीदवार की अगर ये क्वालिटी है तो रिजल्ट मिलेगा उसका। मृदुभाषी होना चाहिए। वो जयपुर के गिरधारी लाल जी भार्गव थे, वो हर शव यात्रा में जाते थे, हर शादी में जाते थे, उन्हें बुलाओ या मत बुलाओ, और यही उनकी जीत का राज था। जो आप कह रहे हैं कि सुख दुख में शामिल होना बिल्कुल चाहिए। सही है। तो ये इसका फर्क पड़ता है कि जो क्षेत्र का पार्षद है, विधायक है, वो आपके मरने पे, आपके यहाँ कथा होने पर, आपके बच्चे के जन्मदिन पर आ जाए, शादी में आ जाए। मेरा निवेदन है कि चुनाव के बाद में उसका व्यक्तिगत जीवन में किससे मिल रहा है जुल रहा है, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। पर एक बात जरूर कह सकता हूँ कि इंदौर का कांग्रेस का महापौर जो संजय शुक्ला जी हैं, उनमें ये क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई है। परिणाम क्या आएगा ये तो ऊपर भगवान के हाथ में, कुछ क्या होगा ये नहीं कह सकता। लेकिन जो मैंने कहा था मृदुभाषी, ये आपका कांग्रेसी प्रेम भी बोल रहा है। नहीं कांग्रेस प्रेम नहीं सर, प्रतीक भाई ये क्वालिटी उनकी, ये बात बहुत धन्यवाद आपका निर्मल काशीवाल जी। आपने बहुत ही धीर गंभीरता के साथ ये बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव एक रणनीति का हिस्सा होता है, चुनाव एक तरह का युद्ध होता है, और जैसे युद्ध में जाने के पहले रणनीति बनाई जाती है, तय किया जाता है कि कहाँ कौन कैसे तैनात होगा, कब हम हमला करेंगे, कब शुरुआत करेंगे। तो वो पूरी एक वार प्लानिंग, वार स्ट्रेटेजी चुनाव में भी बनानी होती है। और उस वार स्ट्रेटेजी बनाने में जो माहिर हैं निर्मल काशीवाल, वो बता रहे हैं कि अगर आप पेपर प्लान कर लें तो घर बैठे आप 50% चुनाव जीत सकते हैं। सवाल ये है कि इतनी स्ट्रेटेजिकल रणनीति के साथ आखिर चुनाव लड़ता कौन है? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो तो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि पार्टी का टिकट मिल जाए फिर तो हार जीत हो ही जाएगी, कुछ समर्थकों के साथ मैदान पकड़ लेंगे। इतनी बौद्धिकता के साथ अगर भारत के उम्मीदवार चुनाव लड़ने लग जाएं तो शायद वो पार्षद का टिकट मांगने के बजाय IAS, IPS या कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। बहुत धन्यवाद। डिजाइनर न्यूज़ देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।